दी हंट बंगाली राइटर महाश्वेता देवी की लिखी एक स्टोरी है। स्टार्टिंग में राइटर स्टोरी की सेटिंग डिस्क्राइब करती है। वह कहती है, यह जगह गोमो डाल्टनगंज लाइन पर है। आपको बता दें कि गोमो झारखंड स्टेट में धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंडर आने वाला एक शहर है और डाल्टनगंज झारखंड की एक सिटी है जिसे अब मेदिनीनगर के नाम से जाना जाता है। राइटर कहती है कि ट्रेनें एक समय यहाँ रुका करती थी पर अब नहीं रुकती और इसलिए स्टेशन के कमरे में और आसपास स्ट्रे काउस और गोट्स देखने को मिलती हैं। ट्रेन आते ही स्लो हो जाती है और फिर कूड़ा हिल पर चढ़ते हुए हाँफने लगती है। इस तरह ट्रेन को पर्सोनिफाई किया गया है। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक घाटी या खाई में एंटर करती है। आधे मील की खाई के दोनों साइड्स पर ब्लास्टेड स्टोन्स हैं। आपको पता होगा कि ब्लास्टिंग पत्थरों की चट्टानों को तोड़ने का एक तरीका है जो डैम, टनल या सड़क के कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। इस स्टोरी में घाटी में रेलवे लाइन बिछी हुई है। घाटी में उतरती ट्रेन स्पीड पकड़ती है। अब जो स्टेशन है इसका नाम टोहरी है। यह बहुत बिजी जगह है। यहाँ पर मार्केट भी है। इस जगह को स्टोरी में बार बार मेंशन किया गया है। यहाँ पर काफी कोयले की खान यानी खदानें हैं। यहाँ पर ट्रेन में कोयला लोड किया जाता है। इस एरिया में बहुत सारे साल ट्रीज हैं जिनकी रिलीजियस, मेडिसिनल वैल्यू के अलावा कमर्शियल वैल्यू भी काफ़ी होती है। इसकी लकड़ी फर्नीचर इंडस्ट्री में यूज होती है। राइटर ने यहाँ साल ट्रीज का क्यों मेंशन किया है, इसकी वजह यह है कि फॉरेस्ट में रहने वाले पसाजी अपनी ज़मीन पर साल ट्रीज को कटवाते हैं ताकि उनको उससे पैसा मिले। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। टिम्बर ब्रोकर पेड़ों को कटवाने का काम करते हैं और लकड़ियां बेचते हैं। लकड़ियां दिन रात पीसेस में कटती हैं और जगह जगह भेजी जाती हैं। कूड़ा काफी साइलेंट है टोरी के मुकाबले में। विलेजर्स ट्रेन को आते जाते रोज देखते हैं। ट्रेन के आने से हाथी बैम्बो खाना छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। दूर से वे खिलौनों के हाथी लगते हैं। कूड़ा विलेजर्स की लाइफ में एनुअल फीस्ट डे यानी साल में होने वाले सेलिब्रेशन के अलावा करूड़ा हिल के ऊपर के नज़ारे भी एंजॉय करते हैं। अब मैरी ओराव आती है। यह 18 साल की लड़की है। प्रिंट साड़ी पहनती है, ऊंची लंबी है, दूर से अच्छी लगती है पर पास से नहीं क्योंकि लोगों को इसके लाइट कॉपर स्किन कलर से प्रॉब्लम है। हुआ यूं कि मैरी की माँ डिक्सन जो कि गोरे लोग थे उनके घर की देखभाल करती थी। उनका बेटा 1959 में आया और घर बेचकर चला गया। मैरी की माँ को यह बच्ची यानी मैरी डिक्सन के बेटे से हुई, इसलिए गांव वाले मैरी को नाजायज मानते हैं और अपने से अलग। मैरी की स्किन का कलर उनके जैसा नहीं है, लाइट कॉपर का कलर है जैसे एक्ट्रेस फरीदा पिंटो का है। अब उस घर में पसाजी रहते हैं। मैरी उनकी गाय भैंसों को चराने के लिए ले जाती हैं यानी चरवाए का काम करती है। पसाजी के बगीचे से एप्पल और गुआवा टोहरी मार्केट में जाकर वहाँ कुंजरों को बेचती है। कुंजर एक मुस्लिम कम्युनिटी होती है जो शहरों में रहते हैं और फार्मर्स से सब्जियां खरीद कर बेचते हैं। प्रसाद जी मैरी की माँ को पैसे देते हैं पर मैरी को काम के बदले में रहना और खाना पीना और कपड़े मिलते हैं। मैरी घर की सफाई भी करती है। टोरी मार्केट में मैरी के कई चाहने वाले हैं। उनमें से एक दुकानदार है जालिम जो कुंजर कम्युनिटी से ही है। उसने और मैरी ने फैसला किया है कि वे शादी तब करेंगे जब उनके पास 100 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। मिसिस प्रसाद ने मैरी के लिए अपने मालिक का बेटा चुना था पर मैरी को जिंदगी भर के लिए प्रसाद जी की सेवा करने का आइडिया पसंद नहीं आया। ना अच्छा खाने को मिलेगा ना रहने को। करूड़ा विलेज की लेडीज मैरी की फ्रेंड्स हैं। गांव के लड़के उसे प्यार की नजर से देखते हैं तो मैरी अपना छुरा निकाल लेती है। मैरी के शरीर में ऑस्ट्रेलियन ब्लड है पर अच्छे संस्कार भी हैं। शादी से पहले वह कोई अफेयर नहीं करना चाहती। मैरी जालिम को एक कॉटन की वेस्ट यानी बनियान गिफ्ट करती है। जालिम भी उसको कपड़े गिफ्ट करता है जो वह शादी के बाद ही पहनेगी। गवर्नमेंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर फॉरेस्ट में किसी की जमीन पर महुआ ट्री है तो महुआ फ्रूट पिकर का होगा। मैरी महुआ फ्रूट पिक करती है क्योंकि प्रसाद जी की जमीन पर 4 महुआ ट्रीज हैं। उन्हें बेचती है और पैसे जोड़ती है।
मिसिस प्रसाद जी मैरी से शादी के बारे में भी पूछती है। प्रसाद जी की फैमिली भी मैरी से डरती है। वो फालतू बात नहीं करते। उन्हें पता है कि मैरी कितनी मेहनत करती है उनके लिए। मैरी की फ्रेंड्स कहती हैं कि शादी से पहले हमें दावत जरूर देना। मैरी को पता है कि अगर वह ओरावन लड़कियों में से एक होती तो वे लोग इस शादी के लिए खिलाफ होते, पर वे उसे अपनी सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं मानते क्योंकि मैरी के फादर गोरे थे। एक दिन ट्रेन से कलेक्टर सिंह प्रसाद जी के बेटे बनवारी के साथ करूड़ा आता है। जो गोरे यहाँ पहले रहते थे, उन्होंने 50 एकड़ जमीन पर साल ट्रीज लगाए थे। प्रसाद जी को साल के पेड़ की कीमत पता लग गई है, इसलिए वे पेड़ों को कटवा के बेचना चाहते हैं। इसलिए प्रसाद जी का बेटा बनवारी कलेक्टर सिंह को लाता है। कलेक्टर कहता है कि यह गोरों का जमाना नहीं है कि मैं हाथियों पर लकड़ी लाद कर ले जाऊं। कच्ची सड़क है, टायर पंचर हो जाता है, पेड़ कटवाने हैं, बड़ा खर्चा होगा। तुमने तो एक पैसा भी नहीं खर्चा इन पर। घर इतना सस्ता मिट्टी के भाव में मिला और रेडीमेड पेड़ फ्री में मिल गए। आपको जो भी रेट बता रहा हूँ, आपको तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा उसमें। प्रसाद जी मान गए, उनको मानना पड़ा। करूड़ा और कई और विलेजेस से लोग आए। कलेक्टर पेड़ काटने वाले बंदों को 4 आने यानी 75 पैसे और औरतों को 50 पैसे रोज के देता था। दोपहर का खाना भी देता था। पर मैरी टोरी मार्केट जाती रहती थी। उसने प्रसाद जी से कहा, लूट लिया उसने आपको। टोरी में सब हंस रहे हैं। प्रसाद जी कहने लगे, क्या करें, जंगल में रहते हैं तो यही होगा। बनवारी लाया था उसको, किसी की सुनता भी तो नहीं है वो। मैरी बोली, बनवारी ने अपना हिस्सा रख लिया है। यह सुनकर प्रसाद जी बहुत उदास हुए और कहने लगे, मेरे मरने के बाद वह सब कुछ बेच देगा। मैरी बोली, अगली बार पेड़ कटवाओगे तब तक यहाँ सड़क बन जाएगी। बड़ी कंपनी से आप खुद बात करना और फिर बेचना। मीनवाइल एक दिन जब मैरी गाय भैंसों को चरवा रही थी, कलेक्टर ने उसे देखा और कहा, कितनी सुंदर हो तुम, बिल्कुल हेमा मालिनी जैसी। मैरी ने पलट कर जवाब दिया, तुम तो बंदर की तरह दिखते हो। जब बनवारी को यह पता लगा तो उसने घर पर पिताजी से शिकायत की। प्रसाद जी ने मैरी से पूछा कि क्या हुआ था। मैरी ने कहा, इस बार तो मैंने छोड़ दिया, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो अपने छुरे से उसकी नाक काट दूंगी। प्रसाद जी ने अपने बेटे को कहा, उससे कहो ये चीज़ें शोभा नहीं देती। मैरी हमारी बेटी की तरह है, अगर उसने मैरी के साथ बदसलूकी की तो यह मेरी इंसल्ट होगी। बनवारी कलेक्टर को जाकर सब कुछ बताता है और यह भी कि मैरी की शादी फिक्स हो गई है। कलेक्टर को इस वजह से गुस्सा आने लगा कि मैरी जैसी एक ट्राइबल लड़की उसकी तरफ देखती भी नहीं और एक मुसलमान से शादी करने वाली है। कुछ दिन बाद कलेक्टर प्रसाद जी के घर मिठाइयाँ और मैरी के लिए साड़ी लेकर आया। मैरी टोरी मार्केट से वापस आई और कलेक्टर के पास उसकी दी हुई साड़ी लेकर गई। साड़ी उसके मुंह पर फेंकी और कहा, साड़ी से मुझे खरीदना चाहते हो? दोबारा मुझे परेशान किया तो तुम्हारी नाक काट दूंगी। गांव वालों की नज़रों में कलेक्टर की इज्जत कम हो गई। अब कलेक्टर और उसके साथियों को चाय मैरी नहीं उसकी माँ देने जाने लगी। कलेक्टर फिर भी मैरी का पीछा करता रहा। एक दिन पंडित जी के घर पर घंटा बजा। विलेजर्स को पता लगा कि स्प्रिंग फेस्टिवल पर हंटिंग का जो रिचुअल है वह इस बार वुमेन यानी औरतें करेंगी। पुरुषों की तरह वो भी बो एंड एरो लेकर जाएंगी जंगल में। चूहा, खरगोश या बर्ड्स जो भी मिला उन्हें हंट करेंगी। साथ ही पिकनिक भी मनाएंगी, सॉन्ग्स भी गाएंगी, शराब पियेंगी और एंजॉय करेंगी। वे सब कुछ करेंगी जो मेल्स करते हैं हर साल इस रिचुअल में। यह मौका औरतों को 12 सालों में एक बार जो मिलता है। एक विलेजर कहती है, हमारे टाइम में तो हमने लेपर्ड को मारा था। उस समय मैं छोटी थी। पहले फॉरेस्ट में जानवर हुआ करते थे। हंट गेम मायने रखती थी, पर अब हंट गेम मीनिंगलेस है क्योंकि जंगल लगभग खाली हो गया है। यहाँ मैरी कलेक्टर की जिद से तंग आ चुकी थी। अगर जालिम को पता लग गया तो वो पागल हो जाएगा, शायद कलेक्टर को मारने की कोशिश करे। कलेक्टर के पास बहुत पैसा है, बहुत आदमी है, जालिम को चोरी के झूठे केस में फंसा सकता है। वहाँ कलेक्टर भी इम्पेशेंट हो रहा था। पेड़ लगभग कट चुके थे, फिर यहाँ से जाना होगा, तब क्या करेगा। लेकिन इस बार हंटिंग के लिए मेल्स को नहीं जाना है। कलेक्टर ने उन्हें शराब को प्रॉमिस किया है। लोग गाने गा रहे हैं। इधर मैरी मार्केट से घर वापस आ रही थी। शाम हो चुकी थी। कलेक्टर को पता था कि मैरी वहां से गुजरेगी। कलेक्टर ने मैरी का हाथ पकड़ा और कहा,
आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैरी पहले तो डर गई, अपना छुरा ही गंवा बैठी। बड़ी मुश्किल से कलेक्टर की पकड़ से छूटी। कलेक्टर का हुलिया थोड़ा अलग था, बड़े बड़े बाल, रेड टी शर्ट, पॉइंटेड शूज, पॉलिस्टर ट्राउजर्स। अचानक मैरी ने स्माइल किया। कलेक्टर और मैरी के बीच कुछ इस तरह बात हुई। वहीं रुको, जाओ मत, मैरी ने कहा। तुम क्या देख रही हो? तुम्हें देख रही हूँ। मैं और तुम मुझे चाहते हो ना? बहुत चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी जैसी लड़की कभी नहीं देखी। सच कहता हूँ, वह जालिम तुम्हारी कदर नहीं करेगा। मैरी ने कहा, तुम करोगे? कलेक्टर बोला, बेशक, जरूर। मैं तुम्हें कपड़े दूंगा, गहने दूंगा, सब कुछ दूंगा। मैरी ने एक लंबी सांस ली, कहने लगी, आज नहीं। कलेक्टर ने पूछा, फिर कब? मैरी ने कहा, जब बोलते हंटिंग के लिए जाएंगी तब उस दिन मैं तुम्हारे पास आऊंगी। तुम पहाड़ के पीछे मेरा इंतजार करना और अब मेरा पीछा मत करना। वैसे भी मैं नाजायज हूँ और जालिम से शादी करने वाली थी, पर स्प्रिंग फंक्शन वाले दिन मैं जरूर आऊंगी। वैसे तुम नाइस हो डियर। स्टोरी के अगले पार्ट में हंट शुरू हो जाती है। सभी औरतें एक्साइटेड हैं, अच्छे कपड़े डाले हुए हैं। मैरी ने भी नई साड़ी पहनी हुई है। मैरी बहुत खुश है। उसकी फ्रेंड्स शादी के बाद वह चली जाएगी यह सोचकर उदास हो जाती है। वे कहती हैं, जो भी हो, मैरी आज खाली हाथ नहीं आएगी, कुछ बड़ा सा जानवर हंट करेगी। कलर्ड साड़ी और रेड ब्लाउज में मैरी एक फूल की तरह लग रही है, पर रास्ते में खरगोश और जंगली चूहे का हंट नहीं करती, उन्हें जाने देती है। बहुत अजीब बात है। भागते हुए कलेक्टर को ढूंढती है और आवाज़ें लगाती है। कलेक्टर को ढूंढ लेती है। उसके पास सिगरेट और अंग्रेजी शराब है। वह कहता है, अंदर आ जाओ। मैरी और कलेक्टर दोनों शराब पीने लगते हैं। मैरी बहुत तेजी से पीने लगती है। थोड़ी देर में दोनों ड्रंक हो जाते हैं। मैरी प्यार से कलेक्टर के चेहरे पर हाथ फेरती है। कलेक्टर का मुंह खुला ही रह जाता है। मैरी उसे जमीन पर लेटाती है। वह हंसने लगता है। मैरी छुरा निकालती है और कलेक्टर पर वार करती रहती है जब तक वह मर नहीं जाता। बड़ी चतुराई से उसकी जेब से पैसे निकाल लेती है, फिर उसकी लाश को घाटी में फेंक देती है। जंगली जानवर आएंगे और उसकी लाश को खा जाएंगे। मैरी नहाती है और बड़ी बेसब्री से औरतों के पास आकर खाना खाने लगती है। वे मैरी पर हंसती हैं, कहती हैं, कुछ हंट करके तो लाई नहीं और खा ऐसे रही है जैसे सबसे बड़ा जानवर इसी ने मारा हो। जब बोलते नाचने गाने लगती हैं। मैरी वहाँ से खिसक लेती है। आज रात वह 7 मील पैदल चलकर टोहरी पहुँचेगी, जालिम को उठाएगी। वहाँ से वे दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। इतने बड़े बीस्ट को मारने के बाद अब उसे किसी जंगली जानवर का भय भी नहीं है। यह थी स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।